नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, एक सूचना उनको दे दें कि हमारी DS एकेडमी द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप आगामी आने वाली परीक्षाओं में, जब भी परीक्षाएं होंगी, आप अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो एकदम यूनिक है। वो टेस्ट सीरीज है जो मार्केट में कहीं पर भी नहीं है। नवीन पैटर्न पर आधारित जो परीक्षा का पैटर्न होता है उस पर आधारित जो टेस्ट सीरीज है वो आपको दी जा रही है। प्रति टेस्ट पेपर में हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये 50 टेस्ट पेपरों की है और ये पेड है। इसका जो चार्ज है वो 750 रुपये है। और यदि आप देखेंगे तो प्रति टेस्ट पेपर आपको 15 रुपये पड़ेगा, 15 रुपये टेस्ट पेपर। और उसी के साथ में यदि आप देखेंगे एकदम नवीन पैटर्न पर है प्रश्न। दोहराहन प्रश्नों का बहुत कम होता है, दोहराहन नहीं किया जाता है। कभी कोई प्रश्न में अगर कभी रिपीट होता भी है तो वो दूसरे तरीके से होता है। प्रश्न करने की जो शैली है वो एक नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी, ठीक है। उत्तर वही रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉल पे, पेमेंट कॉल पे बात करके। या अगर उस नंबर पे आपकी बात नहीं होती है तो एक क्लास के अंत में हम आपको एक नंबर और देंगे, आप उस पर व्हाट्सएप या जैसा हो मैसेज करके बात कर सकते हैं। कॉल जब भी कीजिएगा साधारण कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिसीव कम होती है। चलिए, इसी के साथ में जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। इसी के साथ में जैसा कि हमने देखा था, हम इस समय उपन्यासों में चल रहे हैं और उपन्यासों में भी बात करें तो आंचलिक उपन्यासों की तरफ इस समय हम चल रहे हैं। और ये इस क्लास में हमें लग रहा है कि आंचलिक उपन्यास हम पूर्ण कर लेंगे। देखिए, जहाँ से कथा क्षेत्र पूछा जाता है जिस उपन्यास का, उसका हम लिखवा रहे हैं, या जिस उपन्यासकार के उपन्यासों का लगता है कि यहाँ से विषय वस्तु पूछी जा सकती है वहाँ पे लिखवाएंगे, वरना सीधे सीधे उपन्यासों को पढ़ के भी हम निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रामदरस मिश्र जी से, ठीक है। जैसा कि आपको विदित है, ये अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, तो इसीलिए इनका समय यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे आपको ये देखना है इनके विषय वस्तु, क्योंकि यहाँ से इनके आगामी आने वाली परीक्षाओं में रामदरस मिश्र जी से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि ये अपने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं एक तरह से, ठीक है। चलिए, बात करते हैं। इनका पहला उपन्यास है पानी के प्राचीर। पानी के प्राचीर 1961। बता दें कि इनके सभी उपन्यास महत्वपूर्ण है। जहाँ कोई रचनाकार विशेष महत्वपूर्ण होता है तो फिर उसकी गौण रचनाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। तो पानी के प्राचीर की बात करें तो 1961 का है। इसमें क्या है कि गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा एक गाँव है। देखिए, यहाँ इनका जो कथा क्षेत्र है, अधिकांशतः जो इन्होंने कथा क्षेत्र लिखा है वो गोरखपुर को लिया है। लेकिन अगर गोरखपुर से अलग इन्होंने जो मतलब एक तरीके से कहें कि क्षेत्र उठाया है, वो उपन्यास महत्वपूर्ण हो जाते इस दृष्टि से कि गोरखपुर क्षेत्र या वहाँ की संस्कृति पर आधारित उपन्यास नहीं है, ठीक है। तो चलिए, पानी के प्राचीर की बात करें 1961 का, तो गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गाँव पर केंद्रित है। जल टूटता हुआ 1969 का, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो ग्रामीण जीवन का यथार्थ था। पहले क्या था कि हम अंग्रेजों स्वतंत्रता से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम उनसे स्वतंत्रता चाह रहे थे। उसके बाद में देखा गया कि जो योजनाएं चली वो हम तक पहुंची ही नहीं। ग्रामीण जीवन तक जो योजनाएं पहुंचनी थी गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में, पूर्वांचल के क्षेत्रों में, वो नहीं पहुंच पाई थी, ठीक है। तो उनका यथार्थ, उनकी जो कहें जो जीवन यापन था वो किस तरह चल रहा था, इस पर इसका इन्होंने यथार्थ वर्णन किया है। जल टूटता हुआ। बीच का समय की बात करें तो 1970 का है और ये अनमेल विवाह। अनमेल विवाह का मतलब सीधा सीधा है यहाँ पे कि अनमेल विवाह की जो त्रासदी होती है, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, उसको इन्होंने उपन्यास में अपने चित्रित किया है, ठीक है। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं सूखता हुआ तालाब 1972 का। इसमें नैतिक रूढ़ियों के बंधन में, देखिए कहीं कहीं होता है कि नैतिक रूढ़ियों के बंधन में या पौराणिक या परंपरागत रूढ़ियों के बंधन में मनुष्य जकड़ा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ इनके उपन्यास की विशेषता ये है कि कोई मनुष्य विशेष नहीं है, वहाँ पे अंचल विशेष है, यानी कि जो गांव है वो नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़ा हुआ है या बंधा हुआ है। अपने लोग उपन्यास की यदि बात करें तो इसमें 1976 का है। इसमें
कस्बाई संस्कृति। कस्बाई संस्कृति वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो है कस्बाई संस्कृति जो है वो कमलेश्वर के उपन्यासों में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। लेकिन बहुत से उपन्यासकारों ने कस्बाई संस्कृति को अपने उपन्यासों में, कहानियों में कथा क्षेत्र का विषय बनाया है, ठीक है। चलिए रात के सफ़र की बात कर ले तो रात का सफ़र 1976 का है और इसमें कौन, रीता एक पात्र है जो ट्रेन की यात्रा करती है, ठीक है। तो उसकी ट्रेन यात्रा का चित्रण इसमें उपन्यासकार ने किया है। आकाश की छत की बात कर लें, ये उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इनका, बाकी तो है ही महत्वपूर्ण, ये किस लिए महत्वपूर्ण होता है ये बता दें। आकाश की छत 1979 का है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाढ़ जब आ जाती है उसकी विभीषिका, ठीक है, उसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये उसके यथार्थ का वर्णन इसमें किया गया है। और मनुष्य किस प्रकार उसकी मतलब उस समय अनेक मानसिकताओं से घिर जाता है, ठीक है, क्योंकि अचानक में जब बाढ़ आ जाती है। और इसके अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में यदि बात करें इसको कि इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका जो क्षेत्र है वो दिल्ली है, इसीलिए ये उपन्यास महत्वपूर्ण हो जाता है इनका, ठीक है। बिना दरवाजे का मकान 1984 का, इसमें दीपा एक पात्र है, उसकी दीपा के जो जीवन है उसका संघर्ष है, और संघर्ष करते करते जब वो अपराजित होती है, अपराजय उसको मिलती है, तो उसका वर्णन उपन्यासकार ने किया है। बात कर लेते हैं दूसरा घर। दूसरा घर देखिए सीधी बात है, एक मनुष्य यदि गांव में रहता है और उसके बाद वो शहर में चला जाता है तो अपना दूसरा घर बना लेता है। इसी तरीके से आपको रिलेट करेंगे क्योंकि ये कमलेश एक पात्र है, उसके माध्यम से प्रवासी जीवन का जो संघर्ष होता है और उसका जो यथार्थ होता है वो वर्णित किया है रामदरश मिश्र जी ने। बात कर ले थकी हुई सुबह 1993 का है, और थकी हुई सुबह में ये जो एक ग्रामीण होता है उसकी कथा कही गई है। 20 बरस की बात करें तो 1996 का रिपोर्टाज शैली में है। परिवार 2006 का इनका उपन्यास है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्योंकि एक ही क्लास में ये आंचलिक वाले जो उपन्यासकार, देखिए ऐसा नहीं है कि बाकी के उपन्यासकारों में आंचलिकता नहीं थी, नहीं, लेकिन ये है कि अधिकता जो थी वो इनमें थी। एक एक दो दो उपन्यास और उन्होंने भी लिखे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ एक एक दो दो तो नहीं पढ़ सकते ना, अब यहाँ पे कंप्लीटली हम लोगों को पढ़ना है। बात करते हैं हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी की बात करें तो 1935 से 2018 इनका समय है। उपन्यास की बात करें तो अरण्य 1965, अरण्य की बात करें तो ये अंडमान निकोबार, चलिए आप खुद से ही लिख लीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर की जो आदिवासी लड़की है ये उस पर आधारित है। दूसरे उपन्यास की बात करें तो महासमर 1971, महासमर 1971 का है और ये पहाड़ी जीवन की कथा इसमें कही गई है। छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन 1974 का है और इसमें एक लड़की का जो त्याग है वो अपने परिवार के प्रति दिखाया गया है कि एक लड़की किस तरह त्याग करती है अपने परिवार के लिए। कगार की आग 1975, कगार की आग 1975। कगार की आग में अल्मोड़ा की एक लघुना गांव की लड़की होती है, उसकी कहानी उपन्यासकार ने कही है गोमती। समय साक्षी है 1976, समय साक्षी है 1976 और ये भी आपातकाल के समय की लिखी गई है। छठा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए यदि बात करें तो 1978। इसी के साथ में सूराज 1980, सूराज 1980, सूराज 1980 ये गांगी के जीवन पर आधारित है। अगले उपन्यास की बात कर लेते हैं केशव प्रसाद मिश्र। देखिए अगर आपको लगता है कि हमें ये कथा क्षेत्र लिख लेने चाहिए तो आप वीडियो को रोककर भी स्लो मोशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। केशव प्रसाद मिश्र की बात करें तो कोहबर की शर्त,
कोहबर की शर्त 1965 का है। दूसरे नंबर पे बात करें तो देहरी के आर पार, देहरी के आर पार महुआ और सांप, महुआ और सांप इनका उपन्यास है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं मायानंद मिश्र। मायानंद मिश्र जी की यदि बात करें तो माटी के लोग सोने की नैया, माटी के लोग सोने की नैया, और बात करें तो 1967 का है। दूसरे उपन्यास की बात करें तो मंत्रपुत्र पुरोहित, तीसरा है पुरोहित, और मायानंद मिश्र का समय 1934 से 2013 है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हिमांशु जोशी की। 1935 से 2018 इनका समय ठहरता है। अरण्य भूल नहीं सकते, 1965 का। महासमर महत्वपूर्ण है। छाया मत, छूना मन, छोड़ सकते एक बार को। कगार की आग, इसको आप गलत नहीं करेंगे, अगर प्रसिद्धि है तो कगार की आग। समय साक्षी है, पढ़े रहिएगा, तुम्हारे लिए पढ़े रहिएगा। सूराज, ये भी आपके गांगी के जीवन पर आधारित है, 1980 का, थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगा लीजिए। ठीक है, हिमांशु जोशी रहे। केशव प्रसाद मिश्र की बात करें तो 1928 से 1984। कोहबर की शर्त बस महत्वपूर्ण है, बाकी को पढ़े रहिएगा। मायानंद मिश्र, माटी के लोग सोने की नैया, 1967 का, ये महत्वपूर्ण है। बाकी मंत्रपुत्र और पुरोहित आप दोनों पढ़े रहिएगा। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यासकारों की ओर। चलिए देखिए, सिलेबस अभी बहुत लंबा है, इसीलिए विस्तृत है। बस हमें ये है कि तेज़ी से हम पढ़ें और कोई भी चीज़, कोई भी जो तथ्य है वो छूटे ना। हिमांशु श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव की यदि बात करें तो 1934 से 1996। उपन्यास में बात करें तो लोहे के पंख, इनके उपन्यास सीधे सीधे लिखने हैं। लोहे के पंख। समय की बात करें तो 1957। नदी फिर वह चली, 1961। नदी फिर वह चली, 1961। कुहासे में जलती धूप बत्ती, इसके बाद लिखिए रिहर्सल, रिहर्सल लिखिए, रिहर्सल 1978 का। इसके बाद में अपनी अपनी कंदील, अपनी अपनी कंदील, अपनी अपनी कंदील की यदि बात करें तो 1979। भित्त चित्री की मयूरी, भित्ति चित्र की भित्त चित्र की मयूरी बात करें तो 1980। ठीक है, ना खुदा ना सनम, न खुदा न सनम 1980 का। गुलशेर खां शानी, गुलशेर खां सानी की यदि बात करें तो 1933 से 1995। उपन्यासों में बात करें तो कस्तूरी 1964, कस्तूरी 1964। पत्थरों में बंद आवाज 1964, पत्थरों में बंद आवाज 1964। काला जल 1965, काला जल 1965। और ये बस्तर ज़िले के जगदलपुर में जो हिंदू मुस्लिम हैं, हिंदू नहीं, मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ियों का वर्णन है। सालवानों के द्वीप, सालवनों के द्वीप 1967 का है।
और इसमें मड़िया जनजाति का चित्रण, मड़िया जनजाति का जो यथार्थ है उसका वर्णन किया है गुलशेर खां शानी ने। नदी और सीपियाँ, 5वां उपन्यास है नदी और सीपियाँ। नदी और सीपियाँ उपन्यास की यदि बात करें तो 1970 का है, 1970 में। और इसके बाद है एक और लड़की, एक लड़की की डायरी, एक लड़की की डायरी। 7वें नंबर पे बात करें, ये 1973 की है। 7वें नंबर पे बात करें तो फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है, 1980 का है। 8वें नंबर पे यदि बात करें तो सांप और सीढ़ी, सांप और सीढ़ी की बात करें तो 1983, ठीक है। और ये बस्तर जिले के आदिवासी जीवन पर आधारित है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं हिमांशु श्रीवास्तव की 1934 से 1996 तक। लोहे के पंख थोड़ा सा पहला है, महत्वपूर्ण है। नदी फिर बह चली, पढ़े रहिएगा। रिहर्सल महत्वपूर्ण है, 1978 का। अपनी अपनी कंदील, कंदील करके भी रचनाएं हैं इसलिए लगा सकते हो, 1979 का। भित्त चित्र की मयूरी 1980, पढ़े रहिएगा। ना खुदा ना सनम आप पढ़े रहिएगा। गुलशेर खां शानी की बात करें 1933 से 1995 में इनका समय ठहरता है और उपन्यास इनके ज़्यादातर महत्वपूर्ण है, फिर भी देख लेते हैं। कस्तूरी पढ़े रहिएगा। पत्थरों में बंद आवाज 1964 का। काला जल 1965, आप भूल नहीं सकते, मतलब अच्छा है 1965 का। साल वनों के दीप 1967 का, ये भी। नदी और सीपियाँ, ये भी आप पढ़े रहिएगा। एक लड़की की डायरी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक लड़की की डायरी, यहाँ से जब प्रश्न बनेगा, यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि किस विधा की रचना है, किसकी है, गुलशेर खां शानी की, ये तो आप पकड़ ही जाएंगे, लेकिन किस विधा की रचना है, यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो फूल तोड़ना मना है, पढ़े रहिएगा। सांप और सीढ़ी 1983 का। बस्तर जिले के आदिवासी, अगर आदिवासी के उससे देखा जाए तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन पढ़े रहिएगा। एक और लड़की की डायरी से जब प्रश्न बनेगा तो विधा से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। हम बताते चलते हैं कि कहाँ से किस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था एकदम से स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले उपन्यास में, उपन्यासकार में विवेकी राय। विवेकी राय की यदि बात करें तो 1924 से 2016 उपन्यास है बबूल 1964, पुरुष पुराण, पुरुष पुराण की बात करें तो 1975। पुरुष पुराण में आप देखेंगे तो दुखन के द्वारा नए और पुराने जो संघर्ष हैं उसके वो दिखाए गए हैं। लोक ऋण 1977, लोक ऋण 1977। और इसमें ग्रामीण संस्कृति के साथ में जो आपकी आधुनिकता आती है उसको दिखाया गया है। श्वेत पत्र 1979, श्वेत पत्र 1979। श्वेत पत्र पूर्वांचल के जनजीवन का इसमें चित्रण किया गया है। सोना माटी, सोना माटी और भी एक विधा की रचना है, ठीक है, 1983। और इसमें गाजीपुर जो बलिया है, क्योंकि वहीं की संस्कृति इनके उपन्यासों में झलकती है, उसका करैल जो है क्षेत्र उसका वर्णन किया गया है। समरशेष है 1988, महत्वपूर्ण है। समरशेष है 1988। समरशेष में आप देखेंगे कि पूर्वांचल के जो किसान हैं
उनका संघर्ष दिखाया गया है। 7वें में बात करें तो मंगल भवन। मंगल भवन की बात करें तो 1994 है। राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति का इसमें चित्रण किया गया है। 8वां है नमामि ग्रामम। नमामि ग्रामम की बात करें तो 1997 है। 1997 में गांव की जो दुर्दशा होती है उसका चित्रण किया है। 9वां उपन्यास है अमंगलहारी। अमंगलहारी बात करें तो अमंगलहारी की 2000 में है। 10वां उपन्यास है इनका देहरी के पार 2003। देहरी के पार 2003। आगे बात कर लेते हैं मधुकर गंगाधर। मधुकर गंगाधर की बात करें तो मोतियों वाले हाथ इनके उपन्यास हैं। मोतियों वाले हाथ 1963 का। दूसरे नंबर पे बात करें तो फिर से कहो सुबह होने तक लिख लीजिए। सुबह होने तक 1969। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करें यदि महत्वपूर्ण की विवेकी राय 1924 से 2016। बबूल महत्वपूर्ण है। पुरुष पुराण, लोक ऋण पढ़े रहिएगा, श्वेत पत्र पढ़े रहिएगा, सोना माटी, समर शेष है, ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। 1988 का अमंगल भवन, मंगल भवन। तो मंगल भवन की यदि बात करें तो मंगल भवन की बात करें तो 1994। नमामि ग्रामम और अमंगलहारी पढ़े रहिएगा। देहरी के पार महत्वपूर्ण है, ठीक है। मधुकर गंगाधर का सुबह होने तक, मोतियों वाले हाथ, दोनों ही आप पढ़े रहिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जिसने नहीं लिया है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जहाँ हमें लगता है समय देना चाहिए, लेकिन हम फिर भी वही कह रहे हैं जिसको कथा चित्र लिखना है हम बोलते हैं। आप उसको मतलब वीडियो को स्लो मोशन में करके भी आप लिख सकते हैं। भगवान दास मोरवाल की बात करें, भगवान दास मोरवाल की बात करें तो 1960 में जन्म है। उपन्यास है काला पहाड़। काला पहाड़ की बात करें तो 1999 में बात करें तो देश की में जो बढ़ती सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता का चित्रण इसमें किया गया है और यह महत्वपूर्ण है भगवान दास मोरवाल का। दूसरा है बाबल तेरे देश में। बाबल तेरे देश में 2004 और इसमें पितृसत्तात्मक समाज में जो स्त्रियों की दशा होती है उसका वर्णन किया गया है। तीसरे नंबर पे रेत की बात करें तो 2008 है। 4th नंबर पे बात करें तो नरक मसीहा 2014 है। 5वें नंबर पे बात करें तो हलाला 2016। 6ठे नंबर पे बात करें तो शकुंतिका की बात करें तो 2020, ठीक है। और वंचना 2019 है इनका, एक और लिख लीजिए, वंचना 2019। इसी के साथ में यमुना दत्त वैष्णव की बात कर लेते हैं। यमुना दत्त वैष्णव, इनका है शैलवधू 1959 का। शैलवधू 1959 का। फिर बात कर लेते हैं मनहर चौहान की बात करें तो हिरना सांवरी की बात करें तो 1962। योगेंद्र सिन्हा की यदि बात करें तो वन के मन में समय की यदि बात करें तो 1962। इसी के साथ में अगले उपन्यासकार की यदि बात करें तो श्याम परमार।
श्याम परमार की बात करें तो मोर झाला की यदि बात करें तो 1963 का है। रघुवर दयाल सिंह की यदि बात करें तो तिरयुगा 1967, तिरयुगा 1967। और रामदेव शुक्ल की यदि बात करें तो इनका एक है ग्राम देवता और दूसरा है विकल्प, ग्राम देवता और दूसरा है विकल्प। ठीक है, और बस इतना ही है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, भगवान दास मोरवाल की यदि बात कर लें तो 1960 में इनका जन्म हुआ है। काला पहाड़ इनका महत्वपूर्ण है। 1999 का बावल तेरे देश में पढ़े रहिएगा, रेत, नरक मसीहा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, हलाला 2016 का, संकुति का 2020 और वंचना 2019 पढ़े रहिएगा। यमुना दत्त वैष्णव सैलवधु, मनहर चौहान, हिरना सांवरी, योगेंद्र सिन्हा वन के मन में, श्याम परमार मोरझाला, रघुवर दयाल सिंह त्रियुगा, रामदेव शुक्ल ग्राम देवता और विकल्प। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ बस ये है कि एक बार आप पढ़े रहिएगा, विकल्प काटने में आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ में पहले टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे उसमें कि आप बात करें तो शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास रह गए थे, एक स्लॉट पे उनको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जिसने नहीं लिया है। चलिए, बात कर रहे थे शिव प्रसाद सिंह की। देखिए, मेरा मतलब ये है कि कोई भी उपन्यासकार छूटे नहीं, क्रम आगे पीछे हो जाए उससे मतलब नहीं है। बात कर लेते हैं नीला चांद, ये है 1988 का नीला चांद, और ये काशी की संस्कृति पर आधारित है। काशी की संस्कृति पर आधारित है। कोहरे में युद्ध, कोहरे में युद्ध की बात करें तो 1992। दिल्ली दूर है 1993। ठीक है, और इसी के बाद में बात करें तो वैश्वानर की बात करें तो 1996। ये भी काशी पर है, यानी कि काशी पर आधारित है, यानी कि बनारस पर। ठीक है, और हनोज दिल्ली दूर अस्त, ये 2 खंडों में इसी एक उपन्यास का नाम है, हनोज दिल्ली दूर अस्त। हनोज दिल्ली दूरस्थ, और ये जो है 2 खंडों में है। ठीक है, ये था आपका। यहीं पे एक बच्चन सिंह को और लिख लीजिए। बच्चन सिंह की यदि बात करें तो सुतोवा पुत्रोवा और पांचाली। ठीक है, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे अब कुछ शेष नहीं बचता है क्लास। इसके बाद हम देखेंगे स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासकार अगली क्लास से। शिव प्रसाद सिंह की बात करें तो 4 ही उपन्यास हैं, बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित नहीं होना है किसको पढ़े किसको नहीं। नीला चांद प्रसिद्धि का आधार है, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, वैश्वानर आपको सभी पढ़े रहने हैं, 1988, 1993, 93 और 96 का। बच्चन सिंह की बात करें तो सुतोवा पुत्रोवा और पांचाली, ये 2 इनके उपन्यास हैं। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रखेंगे। अब जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, वो कॉल करेंगे 9568802463 पे। इस पे आप साधारण कॉल करेंगे, 750 रुपये आपको इस पे करना होगा। 50 टेस्ट हम आपको देंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कुल जो मिलेगी वो 6250 आपको मिलेगी और इसी में और भी ज़्यादा प्लस हो जाएंगे। प्रति टेस्ट की यदि बात करें तो 15 रुपये आपको टेस्ट पेपर पड़ेगा, जिसमें 125 प्रश्न होंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर।
और देखिए, टेस्ट का उद्देश्य ये नहीं है कि आप इसी को रटिए, नहीं, ये आपको तरीके बताता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे पेपर के क्वेश्चनों में डाउट उनको रहता है, फिर वो मैसेज डालते हैं कि ये डाउट था हमारा, मतलब हमें समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोई राम भक्त कवि है तो वो सूर सारावली का कैसे वो ले सकता है, सूर सागर का कैसे भावानुकरण कर सकता है। और उनको लगता है कि जो कृष्ण भक्त कवि हैं उन्होंने ही भावानुसरण किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, वहाँ से बनाए जा रहे हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हों, और ये टेस्ट पेपर आपकी जो तैयारी है उसको तेज करते हैं, आपको पढ़ने के लिए और भी लालायित करते हैं। ठीक है, तो जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 9568802463 इस नंबर पे आप कॉल करें। एनी इंक्वायरी के लिए भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, साधारण कॉल कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप पे बात करनी है तो सिर्फ आप व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डेमो पेपर देखना है या कोई अन्यत्र जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप पे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ही कीजिएगा, बाकी आप इस नंबर पे साधारण कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। जो भी आपको लगता है, आप पूरी क्लास देख लिए हैं, अब क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपको लगा है कि हाँ थोड़ा सा भी हमारी तैयारी को रिवीजन मिला है या कुछ है, तब आप उसमें उचित कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।